हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप सोना और चांदी मार्केट में किसी भी रूप में काम करते हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, आज का पॉडकास्ट बहुत काम का रहने वाला है। एसएमसी ग्लोबल से मेरे साथ वंदना जी और रविंदर जी इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, जो आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इन फ्यूचर गोल्ड और सिल्वर मार्केट किधर रुख करने वाला है। पार्ट 1 आज आपके सामने, पार्ट 2 भी बहुत जल्द मैं लेकर के आऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने के पहले रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे लंबे पॉडकास्ट इस चैनल पर आप छोटे पार्ट्स में देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाती हूँ आपको इस पॉडकास्ट का पार्ट 1। वंदना जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रही हूँ। दो तरह के लोग हैं मार्केट में, एक तो जो ऊपर में लेके फंस गए कि उनको लग रहा है कि भाई अब तो सोना नीचे आ गया, पता नहीं अब वहां तक पहुंचेगा या नहीं। दूसरे वो जिनको लग रहा है कि सोना तो बहुत ऊपर तक गया था, $5,000 के ऊपर हमने देख लिया था, अब तो ये बिल्कुल ही घट गया है, 4100-4200 के बीच में हम इस समय देख रहे हैं। तो उनको लग रहा है हम क्या करें। तो मतलब जिन्होंने नहीं खरीदा वो भी सोच रहे हैं हम क्या करें, और जो ऊपर में खरीद के बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं हम क्या करें। तो आप बताइए क्या करें। दोनों सवाल यहाँ पे काफ़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे 1,80,000 पे सोना खरीद के बैठे हुए हैं, और अगर आप बात करें ज्वेलर से तो उन्होंने 2 लाख में भी लिया, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम था। अब यहाँ पे वो जब प्राइसेस 1,40,000 आ रहे हैं तो 1,80,000 वाले सोच रहे हैं क्या इससे नीचे जाएगा, वो परेशान है। अच्छा, जो लोग 1,40,000 पे खरीदना चाह रहे हैं उन्हें ये डर है कि क्या 1,20,000 भी चला जाएगा या 1 लाख तो नहीं चला जाएगा, ऐसा तो नहीं मैं महंगा खरीद रहा हूँ। ये बहुत बड़ी परेशानी होती है निवेशकों की। तो दोनों चीज़ों का मैं अलग अलग तरीके से जवाब देना चाहूँगी। जिन लोगों ने 1,80,000 यहाँ पे सोना खरीदा है, सबसे पहले उनसे मैं कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। और ये कमोडिटी है, अगर आप कभी ये जो सोना का ऐसी चीज़ है, कभी भी आप अगर देखेंगे पिछले 20 साल या 5 साल का रिटर्न देखेंगे, कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में तो ये गया ही नहीं है। और हर बार लोगों ने ये कहा है कि वो हमसे खरीदना रह गया। हाँ। अब जैसे मैं 20 साल का इसका अगर रिटर्न बताऊं, ये 1200% का रिटर्न दे चुका है। अगर 5 साल की बात मैं करूं तो ये 600% का रिटर्न दे चुका है। तो हमें एक बार मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं 6-7 महीने का यहाँ पे वेटिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ, ये एक बार फिर से रैली लेगा, क्योंकि यहाँ पे खरीदार सेंट्रल बैंक्स हैं, बड़े बड़े खरीदार यहाँ पे हैं, और उनकी बाइंग एग्रेसिव हो रही है, रिकॉर्ड बाइंग हो रही है। अब जिन लोगों को यहाँ पे सोना खरीदना है, टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कभी भी मार्केट के लिए, और एक बार तो हम ऊपर फंसते हैं और एक बार हम नीचे की तरफ फंसते हैं। मेरा यहाँ पे ये कहना है कि सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आप लीजिए म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड्स ने एक हमारी आदत डाली किस चीज़ की, सेविंग्स की। और सेविंग्स हम कब करते हैं? हर महीने सेविंग्स करते हैं। मुझे लग रहा है कि सेम फंड मतलब कि फंडा पे या सेम मतलब पैटर्न पे हमें जाना चाहिए गोल्ड में। अगर मान लीजिए कि किन्हीं को यहाँ पे ETF खरीदना है, मैं कहूँगी कि आप मंथली खरीदिए, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है। अब यहाँ पे अगस्त सितंबर से जब ट्रेडिशनल खरीदारी की शुरुआत होती है तो हर साल सोना अगस्त सितंबर से बढ़ता है, यानी कि आप बिल्कुल लोअर पे बैठे हैं। कह सकते हैं कि 30% डिस्काउंट है इस सोने में अभी। तो यहाँ से अब इससे ज़्यादा डिस्काउंट क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4% गिरेगा, 5% गिरेगा, वहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में हमें यहाँ से खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। जो अर्ली यहाँ पे एंट्री करेंगे उनका जो रिटर्न होगा वो बेहतर होगा। और जिन लोगों ने 1,80,000 पे जो निवेश किया हुआ, बिल्कुल मैं टॉप पकड़ रही हूँ यहाँ पे, उन लोगों को मेरी सलाह रहेगी, आपने यहाँ पे बहुत पैनिक वाला सिचुएशन देखा है, 4th क्वार्टर का वेट करिए, क्योंकि ये वो क्वार्टर है जो पिछले 25 साल से हर बारी एक पॉजिटिव रिटर्न देता है। बैरिंग की 2 या 3 साल में इसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया, ये बिल्कुल रेंज में रहता है। वहाँ से एक बाइंग जो है वो शुरुआत होगी, और यहाँ पे एक बारी देख सकते हैं कि सोने में 1,60,000 65,000 वाला रेंज वो वापसी आता हुआ दिखाई देगा। तो उनको या तो वेट करना है या वो यहाँ से एवरेजिंग करे, वो थोड़ा और सोना लेके एवरेजिंग कर सकते हैं। और जिनको खरीदना है वो थोड़ा जुलाई में खरीदे, थोड़ा अगस्त में खरीदे, और यहाँ से एवरेजिंग करते हुए चले, यानी कि हर महीना थोड़ा थोड़ा निवेश करते हुए चले। ज्वेलरी में ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि हमें जाना पड़ता है ज्वेलर्स के पास। हाँ। और क्योंकि यहाँ तो मैं आप आगे बढ़े उसके पहले एक सवाल ले लूं, क्योंकि आपने 1,65 की बात बोली और ऊपर में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो 1,80 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप बोल रही हैं कि अगर साल के अंत तक भी कोई रुके तो 1,65 तक ही सोना जाएगा, 1,65,000। ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मैं बिल्कुल रिजर्व मतलब अपना आउटलुक दे रही हूँ, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड क्यों मैंने अपने आप को रखा है, क्योंकि ये वॉर सिचुएशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करा ना तो क्राइसिस सिचुएशन बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे माने कि वॉर जो है अभी से एकदम से ख़त्म होती है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो इक्विटी मार्केट को 1 क्वार्टर संभलने में लगता है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होता है तो वो 2 क्वार्टर लेता है संभलने में, लेकिन सोना इमीडिएट संभलता है।
ये फ़र्क है इक्विटी में। अगर हमारा इक्विटी मार्केट, अगर मान लीजिए कि एक क्वार्टर क्रूड जो है वो 70-80 से ऊपर रह गया, उसको दो क्वार्टर चाहिए संभलने के लिए, फिर जाके हम एक पॉजिटिव रिटर्न अच्छा आता हुआ देखते हैं। लेकिन सोना ऐसी कमोडिटी है कि यहाँ पे इमीडिएट बाइंग आएगी, क्योंकि डॉलर डिमांड हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप 1,80,000 के ऊपर जाते हुए तो सोने को नहीं देख रही हैं। 1,80,000 तक मुझे लग रहा है कि एक बारी सोना को आना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट क्वार्टर 2027 हो या फिर आपको यहाँ पे 2026 का लास्ट क्वार्टर हो। टाइमिंग डिफरेंट है, लेकिन ये लेवल्स आएंगे। रविंदर जी, आपका अनुमान क्या है? क्योंकि हम वर्ल्ड लेवल पे जब बड़े बड़े नामों की बात करते हैं तो वो तो कुछ भी अफलातूनिया में बता देते हैं। कोई $6,000 भी बोल रहा है, कोई तो पीछे हमने देखा था $10,000 तक की बात हो गई थी। तो वंदना जी ये कह रही है कि साल के आखिर तक भी 1,80,000 तक सोना जा सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जब भी हमें जैसे शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो डिस्काउंट लगते हैं तो सब भागते हैं। अब गोल्ड सिल्वर में उल्टा होता है। आपने देखा होगा कि जब प्राइजेस 1,80 के पास थे तो लाइंस लगी थी और सब बोल रहे थे कि सोना ख़त्म हो गया, चांदी ख़त्म होगी। अभी प्राइजेस करेक्ट हुए हैं, अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखा जाए तो लोअर साइड में यहाँ से 10,000 तक का और फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोने में। चांदी की बात करें तो 20,000 से 25,000 का फॉल और आ सकता है। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें, जो आपने पूछा, जो आपका मेन क्वेश्चन था कि 1,80 तक आ सकता है, यहाँ से 1,80 से भी काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके लिए वेटिंग पीरियड हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है। अभी जैसे मैम ने बोला कि यहाँ पे 1,80 1,65 की रेंज हमें लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकती है, या फिर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आता हुआ दिख सकता है। सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। अगर न्यूज़ फ्लो उस तरीके का आएगा, अगर वॉर यहाँ पे रुक जाती है, सब सेटल डाउन हो जाता है, तो आप देखेंगे कि गोल्ड के लिए सिनेरियो बहुत जल्दी बदल जाएगा। क्रूड प्राइसेस अभी रिसेंटली हमने देखा कि फॉल किए। जैसे ही क्रूड गिरा, इन्फ्लेशन कंसर्न हमारे, अभी सीपीआई डेटा हमने देखा यूएस का आता हुआ, उसमें दिखा कि नंबर्स जो थे वो सॉफ्ट हुए। गोल्ड में बहुत शार्प जंप हमें आता हुआ दिखा है पिछले 2-3 दिनों में। इसी तरीके से अगर यहाँ से वॉर में कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है तो हम देखेंगे कि गोल्ड का जो आउटलुक है बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ग्लोबल कमोडिटी है जिसमें सेंट्रल बैंक अभी भी बाइंग साइड में ही है। जैसे ही हम देखेंगे कि हेज फंड्स और ETF बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी, आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर का रैली रुकते भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन हम ये जो युद्ध की इतनी बात कर रहे हैं वंदना जी, वो कैसे हम समझें कि युद्ध सोने और चांदी को किधर लेके जा रहा है? क्योंकि इतनी भीषण जंग में भी हमने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ऊपर नहीं गया। अब आप कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिव अगर हमने साइड देखा इस युद्ध का, तो अचानक से जब ट्रम्प हमला भी कर दे रहे हैं, दोबारा एक बार लगा सीज फायर हो गया, अब दोबारा से हमला भी हो गया, ईरान भी जवाब दे रहा है, तब भी हम ये तो देख नहीं रहे कि सोना और चांदी भाग रहा है। तो जब जंग हो रही है वो तब नहीं भाग रहा, तो रुकेगी तो फिर कैसे भागेगा? इसका बहुत बड़ा रीज़न है ये जो वॉर है ना। जब रशिया यूक्रेन का हुआ था तो जो दो सबसे बड़े खरीदार बैठे हुए हैं ना जो वर्ल्ड के, चाइना और इंडिया, वो अफेक्टेड नहीं था। अब इस बार जब आप देख रहे हैं, जब ये मिडिल ईस्ट की वॉर हो रही है, हॉर्मुज़ यहाँ पे मतलब कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो दो सबसे बड़े खरीदार पे आ रहा है। चाइना तो खरीद रहा है अभी भी, चाइना अभी भी खरीद रहा है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे जितनी बाइंग हो रही थी, रिटेलर्स की जो बाइंग हो रही थी, वो करीब यहाँ पे कम हो रहा है। चाइना चांदी को तो खरीद रहा है, सोना खरीद रहा है, सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे खरीदा हुआ है, मतलब काफ़ी मतलब रिकॉर्ड लेवल पे वो खरीद रहे हैं। रिटेलर्स की बाइंग उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कंसर्न जो है वो हर लोगों को परेशान कर रहा है। तो जब रिटेलर्स आएंगे तो इस रैली को काफ़ी ज़्यादा बूम मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये कैसे डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो चाइना और इंडिया का जो ETF बाइंग हो रही थी गोल्ड में, वो यहाँ पे आउटफ्लोज देखने को मिल रहा है। तो हमने फिजिकल बाइंग तो कर ली, सेंट्रल बैंक ने तो कहा कि भैया हमारे पास फंड है, हम तो बाइंग करेंगे यहाँ पे, और हमें तो बहुत सस्ता मिल रहा है। हम $5600 पे बाइंग कर रहे थे, तो हम 4,000 पे क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जो रिटेलर्स हैं और जो ETF बायर्स थे, वो यहाँ पे आउटफ्लो हुआ, वो पैनिक में आए हैं। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो दो खरीदार हैं वो यहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी क्रूड ऑयल नॉर्मल होगा, अभी $67 तक आया था, और वहीं से गोल्ड की बाइंग स्टार्ट हुई थी। अब ये वॉर ज़्यादा नहीं खिंच सकता, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं यूएस में, उससे पहले क्रूड नीचे चाहिए ट्रम्प साहब को, क्योंकि वहाँ पे उनको फिर इलेक्शंस पे भारी पड़ने वाला है ये उनका इन्फ्लेशन। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जैसे वॉर थोड़ा सा भी स्टॉप होता है ना, तो हमारे ETF बायर्स आएंगे। अब आप बोलेंगे ETF बायर्स क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सोना के लिए? 32% ही ज्वेलरी बाइंग रह गई है, 36% जो है वो, इससे ज़्यादा भी हमारा इन्वेस्टमेंट बाइंग हो चुका है।
तो जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, ये यहाँ पे मिसिंग है। और जैसे ये लिंक फिर से जुड़ता है ना, ये कड़ी फिर से जुड़ेगी खरीदारी के लिए ना, तो वो जो फिर शार्प रैली आएगी ना, वो बहुत शार्प होगी। और ये वेट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स तो हैं, उनको पता है कि $4,000 नहीं मिलना, क्योंकि ये मतलब मल्टी ईयर के बाद ये सारी चीज़ें मिलती हैं लेवल्स। और जो सिनेरियो बन रहा है वो सोना के लिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि रिसेशंस का आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है, इन्फ्लेशन यहाँ पे आ जाता है। जिस हिसाब से ट्रम्प साहब ने ट्रीट किया है इस वॉर को, वेनेजुएला में जो हुआ, फिर आपको जो यहाँ ईरान में हो रहा है, डी डॉलराइजेशन बड़ी तेज़ी में होगी यहाँ पे, अच्छा, बहुत तेज़ी में होगी। और चाइना ने तो पूरा पूरा हब बना लिया, उन्होंने अपनी क्लियरिंग हाउस जो है वो सेटल कर लिया, हांगकांग में फिजिकल उन्होंने कर लिया, वो अपना जो एक्सचेंज है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरा अपना सेटअप बना लिया सोने का, तो वो फुल्ली बैक्ड कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। मुझे लग रहा है कि जैसे रिटेलर्स इसमें आएंगे, जुड़ेंगे ना, एक आप इसमें अपसाइड आता हुआ फिर देख सकते हैं। मैं रविंदर जी के पास जाऊं उसके पहले, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ETF की बात कर ली है, मुझे आप ये बताइए, मेरा वो व्यूअर आपको जो देख रहा है जिसने अभी तक गोल्ड में इन्वेस्ट किया ही नहीं है और उसको कोई और छोर भी नहीं मालूम है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, एक बहुत निम्न मध्यम वर्ग की अगर मैं बात करूं, मिनिमम कितने रुपए से ETF में निवेश किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये ऐसी चीज़ों में आपने सवाल पूछा है जिसका रिटर्न 18% का है। तो मैं चाहूँगी कि जो स्मॉल अमाउंट के साथ आते हैं उनको उनका रिटर्न अच्छा मिलना चाहिए और एक सेफ़ रिटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रिटर्न जान लीजिए कि गोल्ड का रिटर्न कितना है। पिछले 15 सालों का अगर हम एनुअल रिटर्न लें तो ये 17-18% के करीब का है। अगर हम FD में जाते हैं या फिर हम मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स में जाते हैं तो 5 से 6% का हमें एक रिटर्न मिलता है, और एक ऐसा क्लास है जो कि एक रिलायबल क्लास माना जाता है। अब बात आती है, जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो हम 10 ग्राम की बात करते हैं, यानी कि 1.5 लाख, 1,40,000, 50,000, उसके बाद मेकिंग चार्जेस, GST, सारी चीज़ें आती हैं। एक ऐसा चीज़ है ETF जो कि डीमैट के थ्रू आप NSE BSE पे आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसका जो है एक यूनिट आपको मिल रहा है कितने पे, वो मिल रहा है आपको 120 रुपये पे। अच्छा, बिल्कुल। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास पॉकेट मनी है, वो 18 से ऊपर है, वो भी अपना डीमैट ओपन करें और वहाँ पे पॉकेट मनी से एटलीस्ट एक यूनिट खरीद के वो 10 साल बाद देखें कि ये क्या रिटर्न दे रहा है। मतलब 120 रुपए से 120 रुपये से शुरुआत कर ETF में सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की हो बिल्कुल। सकती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी रीज़न नहीं है कि आप गोल्ड में निवेश ना करें। पहले तो होता था ज्वेलर्स के पास जाना है, खरीदना है। अब आप 1 क्लिक पे अपने मोबाइल से 120 रुपये में सोना खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा सहूलियत कुछ नहीं हो सकती। आपको चाहिए मोबाइल, इंटरनेट, एक डीमैट अकाउंट और 120 रुपीज़। वो लोग जो डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं और वो सोने में निवेश फंड के जरिए अगर करें, तो मुझे बताइए कि फंड में, गोल्ड फंड में कितने रुपए से मैं शुरुआत कर सकती हूँ? ये फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, जो लिंक्ड होते हैं, आपको गोल्ड से लिंक्ड होते हैं, सिल्वर से लिंक्ड होते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग कमोडिटीज से लिंक्ड होते हैं। वहाँ पे भी लगभग आपको इस यूनिट से आपको शुरुआत हो जाएगी। फंड ऑफ फंड होता है, गोल्ड से आप शुरुआत कर सकते हैं काफ़ी। तो अब आपको, लेकिन वो मैं सजेस्ट इसलिए भी नहीं करती हूँ, जो सेबी बैक्ड है आप उससे करिए। ओके, क्योंकि मैं वही चीज़ें यहाँ पे मतलब रेफ़र करूँगी जो सेबी बैक्ड है। हाँ। अब सेबी बैक्ड तो मतलब अब एक चीज़ है कि थोड़ा सा ऑडिट का होता है, बीच में मतलब आ गया था कि जो गोल्ड है उनके वॉल्ट्स मतलब ऑडिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन ETF यहाँ पे बिल्कुल ऑडिट होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, और ऐसे निवेश करें जो आपको लगे कि नहीं, मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। ठीक है। और अगर हम चांदी की बात करें तो उसमें भी लमसम इतना ही रहता है। अगर मैं ETF में निवेश करना चाहूँ, सिल्वर ETF में, तो वहाँ पर भी इतने ही सस्ते में मिल जाएगा क्या सिल्वर ETF? सिल्वर ETF का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन अगर हम चाहते हैं तो इसमें फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर पैसा कम है तो ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं उसमें SIP के थ्रू। और जो अगर डायरेक्टली NSE BSE पे बाय करना है हमें, तो उसमें जो भी उस समय ETF का प्राइस है, क्योंकि प्राइजेस तो चेंज होते रहते हैं, जैसे सिल्वर के प्राइस में अगर 5000 का जंप आएगा तो ETF में भी सेम आएगा। तो वो रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अंडर 150 हम ट्रेड हो जाता है उसमें, 150 से 200 रुपीज़ में। तो मतलब हम कह सकते हैं, मैं जैसे चाय पी रही हूँ, अमूमन 10 रुपए की एक कप चाय मिलती है, तो आप 30 दिन में अगर एक कप चाय भी कट करें तो 300 रुपए की तो चाय होती है। तो उस लिहाज से भी आप वो 300 रुपया अगर गोल्ड ETF में अगर आप निवेश कर सकते हैं, बंदना जी ने बताया और रविंदर जी भी बता रहे हैं कि ये तो 120 रुपए से इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये तो फ्यूचर के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा सौदा है।
बहुत अच्छा सौदा है। जब आप पूल करके उसके मतलब कलेक्टिव रिटर्न्स को जब देखेंगे तो 10 साल के बाद आपको प्राउड फील होगा कि मैंने कहाँ पे निवेश करा था और मैंने ये मतलब समझदारी भरा कदम लिया था। और आप अपने पोर्टफोलियो को रेफ़र कर सकते हैं कि देखो मेरा रिटर्न इस तरीके का था और मैंने बड़ी मतलब अच्छी शुरुआत करी है और समय के साथ करी है। तो मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ में 18% का रिटर्न आ रहा है, 17-18% का रिटर्न और 120 से शुरुआत हो रही है, उसमें हमें सोचना नहीं चाहिए। अब क्योंकि आप दोनों मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं और मुझे लगता है आप दोनों के होने का ये फ़ायदा तो मेरे व्यूअर को ज़रूर मिलना चाहिए कि वो बिल्कुल अगले हफ्ते क्या करने वाला है या अगस्त में क्या करने वाला है। तब मुझे लगता है कि 2 एक्सपर्ट्स को लाना सफल होगा मेरा पॉडकास्ट में। तो रविंदर जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ कि अगस्त का महीना ट्रेडर कैसे प्लान करें, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। देखिए, गोल्ड अभी रेंज में दिख रहा है 140 के आसपास प्राइजेस सपोर्ट ले रहे हैं। अप साइड में 145 के आसपास का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम मतलब इंस्टीट्यूशन पोजीशंस की भी बात करें तो इसी तरीके की प्लेसमेंट वहाँ पे बनती हुई दिख रही है गोल्ड में। तो एक 40 के आसपास आता है तो वहाँ से बाइंग बना के चल सकते हैं, और हायर साइड में 145 के आसपास जब जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। जैसे अभी आने वाले टाइम में मतलब 1-2 मंथ के बाद में फेस्टिवल सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि गोल्ड को वहाँ से भी पुश आना स्टार्ट हो जाएगा उस समय। तो 140 एक अच्छा रेंज रहेगा। 140 के नीचे जाता है तो वो लकी माने अपने आप को कि आपको थोड़े और सस्ते रेट्स मिल रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये 145 से 150 वाली रेंज में बहुत जल्दी आपको मूव होता हुआ दिख जाएगा। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में प्राइजेस 220 के पास सपोर्ट फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ से चांसेस है कि रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सिल्वर प्राइजेस 2.5 लाख से 2,65,000 की रेंज में मूव करते हुए दिखेंगे। तो 2,20,000 से लेके 2,10,000 की रेंज में डिप बाइंग करके चल सकते हैं। मतलब सारी पोजीशंस 2,20,000 पे ना बनाए, क्योंकि वोलेटाइल कमोडिटी है तो मूव उसी तरीके का देखने को मिलता है सिल्वर में, बट अल्टीमेटली ये अच्छी रेंज है। हार्ट अटैक देती रहती है सिल्वर बीच बीच में। वंदना जी, आप बताइए अगस्त में ट्रेडर क्या करें? इसको कैटेगराइज करते हैं, जिनको फिजिकल लेना है वो बाइंग शुरू करें क्योंकि प्रीमियम बढ़ेगा। सिल्वर में ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा, गोल्ड में लेकिन प्रीमियम बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। तो जिनको लेना है और फेस्टिव सीज़न आ ही रहा है तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, आप वेट नहीं करिए अगस्त का। जिन लोगों को ETF में बाइंग करनी है वो स्टैगर्ड वे में यहाँ पे बाइंग करें, SIP शुरू करें, और उनको नीचे का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा, नीचे का डाउन साइड रिस्क जो है वो 5 to 10% है, इससे ज़्यादा का मतलब 5% है, इससे ज़्यादा का रिस्क नहीं है। वहाँ से वो स्टैगर्ड वे में बाइंग की शुरुआत कर दें। अब जो डेरिवेटिव में है, जैसा रविंदर जी कह रहे थे, मैं एक सहमत हूँ कि एक लेवल 1,40,000 से ऊपर, 45,000 से ऊपर आता है तो बाइंग आप यहाँ पे शुरू करें, क्योंकि वो कन्फर्मेशन देगा अप ट्रेंड का। तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, लेकिन 1,45,000 से ऊपर हमें बाइंग करनी है। ये डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए है। सिल्वर की बात करेंगे कि अगर सिल्वर में कैसे हमें ट्रेड करना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आ रहा है। 2,25,000 28,000 से लेवल से ऊपर जाए तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए। पहला यहाँ पे आपका पड़ाव होगा, यानी कि टारगेट होगा, वो होगा 2,40,000। उससे ऊपर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट स्टेबल होती हुई दिख रही है तो मुझे फिर रविंदर जी से मैं सहमत हूँ, 2,60,000 65,000 बड़ी क्विकली आता हुआ आपको दिखेगा। अब रविंदर जी, क्योंकि हमने ये तो चर्चा कर ली कि जिसने कभी भी गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश नहीं किया है वो आना चाहता है तो मिनिमम कितने रुपए से आ जाए। अब अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो निफ्टी में तो काम करते हैं लेकिन कमोडिटी में नहीं करते, गोल्ड एंड सिल्वर में नहीं करते। तो वो ट्रेडर जो आपको देख रहा है जो निफ्टी में तो काम करता है लेकिन गोल्ड और सिल्वर में नहीं करता है, वो क्यों निफ्टी छोड़ के और गोल्ड एंड सिल्वर में काम करना शुरू करे? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी को कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी अपना 3:30 तक ट्रेड होता है, 3:30 बजे तक। उसके बाद कमोडिटी अपना रात को 11:30 और 11:55 तक चलता है। तो जो ट्रेडर्स मॉर्निंग में इक्विटी कर रहे हैं या जो स्पेसिफिकली सिर्फ कमोडिटी करते हैं, वो मॉर्निंग से 9 से लेके रात को 11:30 तक ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी में। लेकिन जो सिर्फ पर्टिकुलरली निफ्टी ट्रेड कर रहा है, उसे दिख रहा है कि इसमें वॉलेटिलिटी अच्छा है, मूव अच्छा मिलता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स को आइडिया तो होता है कि कमोडिटी है, बट अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जो ट्रेड करते हैं वो लॉसेस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि निफ्टी ऑप्शंस और कमोडिटी ऑप्शंस जो है वो सेम है, बट बेसिक सेम नहीं है, दोनों का डिफरेंस है। उसमें हमारे पास एक अंडरलाइंग जो है उसके रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, उसके बिहाफ पे उस कमोडिटी की, उस शेयर की वैल्यू बढ़ती है
और ऑप्शंस उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, उस 50 स्टॉक्स के बेसिस पे वो जिस तरीके से रिटर्न देते हैं निफ्टी मूव करती है, और उसी के बिहाफ पे उसके स्टॉक ऑप्शंस जो हैं या निफ्टी ऑप्शंस जो हैं इंडेक्स ऑप्शंस वो मूव करते हैं। कमोडिटी में जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की बात हम कर रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर में क्या होता है, गोल्ड एक बहुत सोफिस्टिकेटेड कमोडिटी है, ग्लोबली ट्रेड होती है, कोई पर्टिकुलरली एक कंट्री इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकती, कोई कंट्री इसके प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर सकती। ग्लोबली अगर कुछ सिनेरियो वैसे बनते हैं तो प्राइजेस कंट्रोल होते हैं। जैसे अभी यूएस ईरान टेंशन्स हुई तो हमने देखा कि प्राइजेस में फॉल आया, वो रीज़न ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि क्यों फॉल आया, क्या रीजंस थे। बट ऑप्शन से हमें क्या इसमें आइडिया मिलता है कमोडिटी में, जैसे कमोडिटी में क्या है कि आपको एक एज मिल जाएगा ऑप्शन से, आपको पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस जगह अपनी प्लेसमेंट करके बैठे हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, बेसिकली ट्रेडर्स आते हैं, वो ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं जैसे वो लॉटरी टिकट बाय कर रहे हैं और इवनिंग तक वो रिच हो जाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है यही लॉसेस देके जाता है, सबसे ज़्यादा लॉसेस इसी माइंडसेट की वजह से होते हैं। क्योंकि जब भी हम आते हैं कमोडिटी को ट्रेड करने, हम देखते हैं कि चार्ट पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ से तो बाय बनेगा, बट अल्टीमेटली होता क्या है, वो ट्रैप होता है। अभी जैसे गोल्ड प्राइजेस हमने पहले डिस्कस किया कि जब वो 1,80,000 के पास थे तो सबके सब बाय की ख़त्म हो गया, गोल्ड दुनिया से ही ख़त्म हो गया, सिल्वर ख़त्म हो गई है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा, वर्ल्ड खाली हो गए हैं। तो अभी जो वही सिल्वर जो 4 लाख के आसपास थी, अभी वो हमें 2,20,000 के आसपास मिल रही है, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे। वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अरे ये तो 1,80 चली जाएगी, ये तो 1,70 चली जाएगी, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो बियर ट्रैप है। क्योंकि जब प्राइजेस नीचे गिर रहे हैं तो हम यहाँ पे बियर ट्रैप में स्टक हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ से प्राइजेस रिकवर नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली जो फंडामेंटल्स हैं वो प्ले में आते हैं इसमें। तो इसके ऑप्शंस इसीलिए अलग हैं कि यहाँ पे एक फंडामेंटल है, ग्लोबली एक कमोडिटी जो ट्रेड हो रही है वो उसको हम ट्रेड कर, उसके आइडियाज़ जो हैं वो ऑप्शन चेन से ले सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे अपनी बेट्स लगा के बैठे हुए हैं, उस जगह पे जाके अगर हम प्लेसमेंट करते हैं या एंट्रीज प्लान करते हैं तो हम अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बना सकते हैं। और उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि हम जो प्रॉफिट इक्विटीज़ में नहीं कमा पाते वो कमोडिटीज़ में हमें बहुत फास्ट देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा भी कि गोल्ड ने जिस तरीके के रिटर्न दिए या सिल्वर ने जिस तरीके के रिटर्न दिए वो किसी भी इक्विटी क्लास में हमें नहीं देखने को मिलते उतने फास्ट। और अभी की सिचुएशन अगर देखें और फ्यूचरिस्टिक होके थोड़ा सा सोचें तो जो डिमांड सिल्वर की तरफ से आने वाली है एआई को लेके या डेटा सेंटर्स को लेके, तो वो अभी तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट दिख रही है यूएस ईरान टेंशन्स की वजह से, लेकिन जैसे ही ये टेंशन्स ईज आउट होएंगी सारी चीज़ें वापस से रिवर्स होंगी और फिर वो रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि प्राइजेस जो हैं वो सर्ज करेंगे और जैसे हमने पहले लाइंस लगती हुई देखी थी सेम तरीके की लाइंस लगते हुए वापस से देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ से शुरुआत हमने की थी वापस हम वहीं पे मैं आ जाऊँ। और जैसा आपको रविंदर जी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी छोड़ने की, जो निफ्टी में काम कर रहा है वो करता रह सकता है। 3:30 बजे के बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो 11:30 बजे रात तक आपको मार्केट खुला हुआ मिलेगा। तो ट्रेडर्स के लिए एक फ़ायदे की बात भी मैं यहाँ पे कर दूँ कि स्टॉक्स कार्ड का स्मार्ट ट्रेडर प्लान आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा आई एम श्योर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज भी दे रहे होंगे, जितनी ट्रेडिंग उतना ब्रोकरेज। लेकिन ये जो आपका स्मार्ट ट्रेडर प्लान है आपको ईयरली पैकेज 699 में मिल जाएगा। 699 में जी भर कर आप ट्रेडिंग साल भर कीजिए, आपको फिर उसके बाद कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत है नहीं। अगर साल का प्लान नहीं लेना चाहते हैं, महीने का प्लान लेना चाहते हैं, तो वो है मात्र 99 रुपए में। और मुझे लगता है इतना सस्ता आपको 2 दिन 3 दिन की चाय भी नहीं मिलती है, तो उतने में आप जी भर के ट्रेडिंग कर सकते हैं चाहे कितना भी। अब वापस मैं आपके पास आ रही हूँ वंदना जी, मुझे ये बताइए एक चीज़ जो हमें इस समय समझ नहीं आ रही है वो ये कि चांदी प्रीमियम पर इस समय दिखाई दे रही है, हमेशा जो होता था उसका उल्टा दिखाई दे रहा है। स्पॉट पे ये महंगी है और 2,22,000 के करीब ये MCX पर दिखाई दे रही है, तो ये कैसे टेढ़ा मेढ़ा काम कर रही है चांदी? इसके कारण है अभी, क्योंकि जब वॉर हुआ तो प्राइसेस जो हैं वो क्रूड प्राइसेस हायर साइड गए, कंसर्न आया डॉलर का। तो सबसे बड़ी बात है कि कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया, ये 6% से हुआ 15%, तो 9% तो चांदी ऐसे ही महंगी हो गई।
दूसरा कारण हमारा रहा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करा, और इंपोर्ट को इतना रेस्ट्रिक्ट हो गया वो कि जो मई के महीने में जो चांदी की मतलब इंपोर्ट थी वो 85% डाउन थी, और हम मतलब तीसरे चौथे सबसे बड़े हम इंपोर्टर हैं। और ये भी कारण थे कि चांदी में एक फॉल आया था। मैं ये भी यहाँ पे मतलब वो कर दूँ, काउंट करवा दूँ कि चांदी में जब भी फॉल आया इसमें इंडिया ने इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो जो दूसरा तीसरा बायर जो है उसने एकदम से इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ग्लोबल मार्केट में तो गिरेगी ही, और फिर इसका इम्पैक्ट आएगा इंडिया में, इंडियन मार्केट पे। लेकिन वो आया नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया भी प्रीमियम पे आ गया था, मतलब डिप्रिशिएट हो गया था। हम 95 94 वाले जोन से हम 97 वाले जोन पे आ गए। 3 कारण है यहाँ पे। एक तो कस्टम ड्यूटी है, दूसरा हमारा है इंपोर्ट का रेस्ट्रिक्शन, तीसरा हमारा रुपया है। इसने क्या करा, पहले तो इम्पैक्ट नहीं डाला, पहले तो लगा कि चांदी नहीं ठीक ठाक चल रही है, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि हमारी चांदी जो मतलब स्पॉट मार्केट में कम होती चली गई है, और कम होती भी चली गई मतलब लोगों ने स्टॉक को होल्ड करके भी रखा है कि आने वाले समय में जब तक ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं हटेंगे चांदी को बचा के रखना है। अब क्या हुआ, जो चांदी एट पार चल रही थी, पहले डिस्काउंट में चल रही थी, ऑल ऑफ सडन अब वो 13,000 के प्रीमियम पे आ गई है। और ये प्रीमियम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक सरकार इंपोर्ट को थोड़ा रिलैक्स ना करे या इंपोर्ट ड्यूटी को कम ना करे। वो अभी आगे आने वाले महीनों में तो लग नहीं रहा है। बिल्कुल, अभी डीजीएफटी ने थोड़ा सा रिलैक्स करा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अगर डीजीएफटी बोल दे कि ठीक है भैया यहाँ पे नॉर्म्स को हम रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम डाउन जाएगा, नहीं तो ये प्रीमियम आने वाले मानसून के सीज़न में, या फिर अभी शादियों का त्यौहार मतलब शादियों का त्यौहार का मौसम शुरू हो गया, अब यहाँ से जब चांदी की खरीदारी खासकर रूरल इंडिया से आएगा ना, ये प्रीमियम्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। पर गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड में 2000 का प्रीमियम है, लेकिन गोल्ड के प्रीमियम भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं क्योंकि कस्टम सीजन बिल्कुल शुरू होगा। फेस्टिव सीजन की शुरुआत अभी हो गई, और ऑलरेडी यहाँ पे आप जैसे फेस्टिव सीजन में आएंगे आप वेडिंग सीजन डिमांड में आप एंटर कर जाएंगे। हाँ। और जिस तरीके से 30% का फॉल आया है, और जिन्होंने 2025 में नहीं खरीदा सोना, और जो सोच रहे थे कि अब हम तो कभी खरीद ही नहीं पाएंगे, मुझे बात होती थी ना तो बोलते थे कि सोना तो अब हमारे बस का ही नहीं रहा, तो उन लोगों को अब एक वो आया कि नहीं अभी खरीद लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ना इतने सालों में देखा है कि पिछले 25 साल में सोना सिर्फ 4 साल गिरा है, वो बिल्कुल माइनर फॉल आया, बाकी तो हमने बढ़ते हुए देखा है। तो मुझे याद है कि एमसीएक्स की शुरुआत 5600 से हुई थी जब एमसीएक्स यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो 2003 में ये कमोडिटी 5600 की थी, अब ये 1,80,000 चली गई। कुछ लोगों को पता है कि ये जो फॉल है ये टेम्प्रेरी है, बाद में प्राइसेस को ऊपर जाना है। हाँ। तो अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि जैसे ही फिजिकल मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी ना, ये प्रीमियम्स जो अभी मैं आपसे 1,500 का बोल रही हूँ, अगर ये नॉर्म्स रिलैक्स नहीं होते तो मुझे लग रहा है कि ये बढ़ता हुआ फिर मतलब ऊपर में 5-6,000 10,000 तक आ सकता है, जो हम लोगों ने 2026 के बिल्कुल शुरुआत में देखा था। उसमें तो बहुत प्रीमियम ज़्यादा था। राइट, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमारी वंदना जी से बात हुई थी तो वंदना जी ने एक चार्ट मुझे दिखाया था जिसमें उन्होंने बड़ा लंबा उनका जो रिसर्च था वो हमारे साथ शेयर किया था रविंदर जी, और वो ये कह रही थी कि कैसे जैसे जैसे महीना आगे जाता है ना वैसे वैसे सोने का दाम भी आगे जाता है। कई सालों का डेटा उन्होंने हमें दिखाया और ये बताया कि कैसे अभी ये जो मंथ चल रहे हैं मई जून वाले, उसमें गोल्ड हमेशा ही हर साल ही उसका प्राइस कम होता है, और आप जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर जाते हुए देखते हैं तो वो बढ़ता है अक्टूबर और नवंबर में। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं, पैसा बोलता है मैं, तो आप भी ऐसा मुझे कोई ट्रिक बताएं जिससे मेरा व्यूअर समझ सके कि क्या गोल्ड एंड सिल्वर के मूव्स को पहले से पहचानना क्या आसान होता है, क्या हम समझ सकते हैं कि अच्छा आगे मार्केट में क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से सोने और चांदी की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं बता सकूं, ऐसा कुछ है? देखिए, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे गोल्ड सिल्वर का अगर हमें ट्रेंड पहले से जानना है तो इसमें क्या होता है कि जैसे गोल्ड में जैसे अभी करेक्शन हुआ 30% या 20% या 50% सिल्वर में हुआ, तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस रुकते हैं एक रेंज में। तो जब भी ऐसा हो कि प्राइसेस एक रेंज में आके रुक रहे हैं क्योंकि इतना इम्पल्सिव फॉल है, 4 लाख की कमोडिटी 2,20,000 आ गई, 1,80 वाली 1,40 के आसपास आ गई, तो उसके बाद क्या होता है कि प्राइसेस एक रेंज में मूव करते हैं। जब उसे अपसाइड मूव करना है या फर्दर फॉल करना है, क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी है नहीं जिसमें हमें फर्दर फॉल दिखने को मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स उस तरीके के हैं या सिचुएशन उस तरीके की बनती हुई दिख रही है हमें कि आने वाले समय में प्राइसेस जंप करेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस, क्योंकि वॉर तो इंटेंसीफाई हुई है, पहले से ज़्यादा वॉर सिचुएशन भी नज़र आ रही है, लेकिन क्या फॉल उससे ज़्यादा बड़ा है? जो हमने फॉल देखा, जो लोज
हमने देखे गोल्ड और सिल्वर में वो ब्रेक हुए नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो कंसोलिडेट कर रहे हैं तो हम एक रेंज बना के चल सकते हैं कि जैसे गोल्ड में देखें तो लोअर साइड में 135 से 142 तक की रेंज दिख रही है अभी, हायर साइड में ज़्यादा देखें तो 145 तक प्राइजेस मूव किए हैं। जैसे ही प्राइजेस 145 के ऊपर चलने लगेंगे तो वो अर्ली इंडिकेशन होगा कि यहाँ से टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। प्राइजेस के लिए अगर कोई रिटेल बायर है, जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है, तो वो जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि सिप करके चल सकते हैं, क्योंकि सिप में क्या होता है कि जितने लंबे समय तक हम एक रेंज में बाइंग करेंगे तो हमारी एवरेज जो है वो लोअर साइड रहेगी, और जैसे ही ब्रेकआउट्स आएंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसे बाय करना स्टार्ट करी और वो कंटिन्यूसली मूव करती गई, जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको बताता हूँ, क्योंकि हम कमोडिटी में एनालिस्ट हैं, हम रिसर्च करते हैं कमोडिटीज़ पे, हम गोल्ड सिल्वर को रीड करते हैं ग्लोबली क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं इसके प्राइजेस को लेके। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके तो हम किस तरीके से करते हैं, अगर मैंने जो सिल्वर में राइज आने से पहले जो इन्वेस्टमेंट करा उसमें जो रिटर्न्स थे, और जब सिल्वर चलने लगा उस समय जो मैंने रिटर्न्स अर्न करे, उनमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स उसी में है जब सिल्वर कंसोलिडेशन पीरियड में था और मैंने जो ऐड ऑन करे सिप में, या जो मैंने यूनिट्स उसमें ऐड करे, और जब वो मूव किया अपसाइड में तो उसमें रिटर्न्स बम्पर थे। लेकिन जब प्राइजेस कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहे हैं, हर दिन 10% का सर्किट, 5% का सर्किट देखने को मिल रहा है, उस केस में वो रिटर्न्स नहीं दिखते हैं। प्राइजेस ज़रूर मूव करते हैं, क्योंकि आज मैंने कोई चीज़ अगर 20 रुपये में खरीदी, कल मैंने 25 में खरीदी, तो मेरे ऑलरेडी जो 20 वाला है उसमें तो रिटर्न दिखेंगे, लेकिन जो 25 वाला है उस पर रिटर्न नहीं दिखेंगे। तो अल्टीमेटली जब कंसोलिडेशन जोन है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड सिल्वर दोनों में, इसमें अगर आप पोजीशंस बनाते हैं और आप बाय करते हैं लंबी अवधि के लिए तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर आपको इस तरीके का कुछ आइडिया चाहिए कि कैसे कौन से लेवल्स बेस्ट हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 2 फ्री चैनल हैं हमारे, एक कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी जिसमें हम सारी कमोडिटीज़ को डिस्कस करते हैं जो भी एमसीएक्स पे ट्रेड करती है और एनसीडीएक्स पे ट्रेड करती है। एक हमारा बुलियन स्पेसिफिक है, क्योंकि डिमांड आई थी कि ज्वेलर्स की तरफ से और बहुत सारे क्लाइंट्स की तरफ से कि हमें एक बुलियन स्पेसिफिक चैनल चाहिए जिसमें हम सिर्फ डिस्कस करें गोल्ड सिल्वर के फंडामेंटल्स को, और क्या टेक्निकल लेवल्स हैं, कहाँ से हम बाइंग बना के चल सकते हैं, क्या लेवल से हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। इस चैनल की एक बढ़िया बात है कि हम इसमें ETF भी रिकमेंड करते हैं, ETF को लेके भी हम इसमें रिकमेंडेशंस देते हैं और हम बताते हैं कि किन लेवल्स पे हम जाके ऐड ऑन कर सकते हैं पोजीशंस को। तो एक छोटा रिटेल भी जो क्लाइंट है या जो पर्सन है जो बिल्कुल निम्न आमदनी वाला है वो भी इसमें आके जुड़ सकता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट है नहीं इसकी। तो आके आइडियाज़ ले सकता है, उसके बाद अपनी रिसर्च कर सकता है, अगर उसका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे कंसल्ट कर सकता है, तो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो उम्मीद है गोल्ड एंड सिल्वर इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों को इस पॉडकास्ट से बहुत मदद मिली होगी। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं मार्केट को लेके तो कमेंट कीजिए, अगले पार्ट में उसका जवाब मिलेगा।